everyone and welcome to Vyas IAS. So this is your day 81 of mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट था वो था एक तो आपका पॉलिटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमने कौन सी बुक ली थी, पॉलिटिकल थ्योरी। और साथ में ही हमारा टारगेट था एक इकोनॉमिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ बेसिकली द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के साथ, फिर हम लोग इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे टारगेट 2। सो दिस इज़ योर टारगेट 1 जिसमें हम पहला कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि किस तरीके से इसमें इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन किया है किसी एक विलेज पालमपुर के साथ, जिसमें समझाया गया है कि वहाँ एक विलेज पालमपुर में किस तरीके से फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी हुआ करती थी। ठीक है, इवन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती थी, बट हमने देखा कि 75% फार्मिंग होती थी और बाकी की जो 25% है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती थी, जो कि हमारी बेसिकली नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे कि डेयरी, शॉपकीपिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी हमारी होती थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेसिकली हमें तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, हमें क्या विलेज पालमपुर में क्या है क्या नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट इट। क्लियर, सिंपल सी बात है यार। अब आपको पता है कि इंडिया में भी पहले अगर हम बात करें, जैसे आपको पता है 3 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, कौन कौन से 3 सेक्टर्स होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और हमारा एक होता है टर्शरी सेक्टर। बिफोर एलपीजी बोले या फिर हम बिफोर इंडिपेंडेंस भी बोले, पहले इंडिया में स्टार्टिंग के टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे अगर हम बात करें, मतलब बहुत अर्ली पीरियड में, तो इंडिया में आपको पता है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर था। इवन 90s से पहले भी अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ होती थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में होती थी, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर मानते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्राइमरी सेक्टर होता था। इसी तरह अगर मैं रूरल एरियाज़ में बात करूँ तो ज़्यादातर फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, बट ज़्यादातर हमारा फार्मिंग ही रहता है। ठीक है, मोर देन 50%। तो इसी तरह विलेज पालमपुर में भी हमने देखा कि 75% ऑफ दी एक्टिविटीज़ कैसी थी? फार्मिंग थी। अलग अलग तरीके के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स थे, गुड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे, ठीक है, बुलक कार्ट, टोंगास, बॉगीज़, ये सारी तरीके की चीज़ें पहले भी यूज़ की जाती थी। ठीक है, ये तो रही एक बात, बट हमें पढ़ना नहीं है ये सब, हमें पढ़नी है इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ की अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, द बेसिक एम टू प्रोड्यूस, क्यों हम प्रोडक्शन करते हैं? प्रोडक्शन करने का मोटिव ये होता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। सिंपल सी बात है, हम पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए तो हमारा एम है, जो भी कंज्यूमर्स को चाहिए, वट एवर, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है प्रोडक्शन का। एंड ये हमेशा ध्यान रखिएगा, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए होते हैं जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या चाहिए होते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बात करें? ठीक है, वो हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एक हमारे पास होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में आपका लैंड, लेबर, कैपिटल में आपका फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दे रखा है, बट हमारे पास हमें होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हमेशा ध्यान रखना कि प्रोडक्शन करने के लिए वी रिक्वायर 4 फैक्टर्स एंड दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल, विच वी कैन बी कैटेगराइज इनटू फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग चले तो हम लिख लेते हैं फिजिकल कैपिटल और एक हमारा हो गया ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, लैंड क्या होता है? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड हो गई, ज़मीन हो गई, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, ये सारा हमारा लैंड होता है। लेबर कौन होता है? बेसिकली जो काम कर रहे हैं, पीपल हु आर डूइंग द वर्क। ठीक है, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, अलग अलग तरीके के हो गए। देन कैपिटल की अगर हम बात करें, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल के अंदर भी 2 तरीके की कैपिटल होती है। फिजिकल कैपिटल हो गए हमारे को जो भी इनपुट्स चाहिए, ठीक है, हर प्रोडक्शन फेज में जो भी हमें इनपुट्स चाहिए, दैट इज़ फिजिकल कैपिटल। अब वो 2 तरीके के हो सकते हैं,
एक होता है हमें फिक्स कैपिटल, एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हम लंबे समय तक के लिए यूज़ करते हैं, जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, जो ओवर द ईयर्स किसी कंपनी ने अगर ख़रीद ली है तो उसको लंबे समय तक यूज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई फैक्ट्री सेटअप की तो मैंने जो भी मशीन्स वगैरह खरीदी, दैट विल बी माई फिक्स कैपिटल। बट वहीं अगर मुझे जो कैश वगैरह चाहिए, जो रॉ मटीरियल बेसिकली चाहिए, दैट विल बी माई वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ह्यूमन कैपिटल। देन हमारे पास आता है लास्ट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, बेसिकली जो भी ह्यूमन की जो स्किल्स है, नॉलेज है, एंटरप्राइजेज है, जो सारे लैंड, लेबर और कैपिटल यानी कि फिजिकल कैपिटल को जोड़ के रखता है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, समझ आ गई बात। हालांकि ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला रहेगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वाला। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने देखा कि अगर हम बात करें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करने के लिए क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हमें पता है हेक्टर है, इवन बीघा भी बोलते हैं और कई बार गिनथा भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो था हमने देखा था वो ये था कि इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक लैंड से ही ज़्यादा चीज़ ग्रो कर सकता है। येस, दो मेथड्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा हमारे पास होता है मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा दूसरा हमारा होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है, अगर हम पहला मेथड देखें मल्टीपल क्रॉपिंग, तो मल्टीपल क्रॉपिंग का नाम से समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करना। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये होता है ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा ग्रो करना एक पीस ऑफ लैंड में, ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर एक ही लैंड पे हम एक से ज़्यादा जब क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये एक कॉमन वे है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। उसको यील्ड पर हेक्टर्स इंक्रीज हो जाता है बेसिकली, क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं तो हमारा यील्ड जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज़ यील्ड? यील्ड मतलब कि एक लैंड पे हम कितना क्या कर रहे हैं, कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं गिवन पीस ऑफ लैंड में एक पर्टिकुलर सीजन में, दैट इज़ व्हाट इज़ यील्ड इज़। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एक यील्ड इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि हमारा जो हम ये भी कह सकते हैं यील्ड इंक्रीज़ हो रही है, और साथ में ही हम ये भी कह सकते हैं कि इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। कहीं ना कहीं हमारे जो क्रॉप फेल होने के चांसेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल है, क्या हम हर जगह मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं? नहीं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिर्फ उन्हीं खेतों में पॉसिबल है जहाँ पे सॉइल कैसी है, फर्टाइल है। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली वेयर सॉइल इज़ फर्टाइल। ठीक है, सॉइल कैसी है, फर्टाइल है, एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, और साथ में ही अवेलेबिलिटी ऑफ electricity and facility which is important, availability of electricity and all the facilities जो भी चाहिए होती है वो सारी अवेलेबल हो, एंड साथ में ही availability of advanced tools and equipments। ठीक है, तो यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि मोर देन वन क्रॉप ग्रो करना ऑन द पीस ऑफ लैंड विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज योर यील्ड। यील्ड इज बेसिकली द the crops which is measured as the crop which is produced on a given piece of land, and it also decreases the risk of crop failure, क्योंकि मल्टीपल क्रॉप हम ग्रो करें, अगर एक क्रॉप फेल भी हो गई तो वी हैव द ऑप्शन कि हमारे पास बैकअप के लिए दूसरा क्रॉप है। मल्टीपल क्रॉपिंग किन किन एरियाज़ में पॉसिबल है? जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, जहाँ पे इरीगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैसिलिटी इज़ अवेलेबल, एंड साथ में ही एडवांस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, समझ आती है बात। ये तो हुआ हमारा एक मेथड जिसमें हमने बात करी मॉडर्न फार्मिंग मेथड की। साथ में हमारे पास आता है अब दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं ये था हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। साथ में हमारे पास दूसरा मेथड आता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। एंड इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड, व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड? बेसिकली जो नए मेथड्स हमारे पास आए हैं, जैसे कि HYV सीड्स विच इज़ बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, राइट, एंड ऑल्सो इरीगेशन सिस्टम। ठीक है, इरीगेशन and some farm machineries like tractors and ठीक है, tractors and all, so farm machinery।
सो दिस इज़ वन ऑफ दी दीज आर दी टाइप्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड जिसमें हम यूज़ करते हैं HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरीगेशन, फार्म मशीनरी। मॉडर्न फार्मिंग मेथड की हम बात करें तो पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ हुआ करती थी। ट्रेडिशनल सीड्स जहाँ पे हम बात करें कि ट्रेडिशनल सीड्स को इरीगेशन सिस्टम भी कम चाहिए होता था, पानी बहुत कम चाहिए होता था, सस्ती भी आती थी, नेचुरल मैन्योर्स यूज़ किए जाते थे इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। बट बाद में क्या हुआ कि इंडिया की जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं एक नीड आया कि फेमाइन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर इंडिया में पॉपुलेशन को हमने ढंग से फीड नहीं किया। तो उसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने फेमाइन को ध्यान में रखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए अर्ली 1960s में, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी हमारे MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। बेसिकली इसमें इन्होंने बात करी HYV सीड्स वगैरह की। HYV सीड्स की यहाँ पे बात हुई थी, मेन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि मेन कौन कौन से क्रॉप्स के लिए आई थी, वीट और राइस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इंडिया में यही उस टाइम कंज्यूम होता था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा आया था जिससे HYV सीड्स आई थी वो वीट और राइस के लिए पर्टिकुलरली आई थी, बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा यही प्रोड्यूस होता था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कौन सी स्टेट्स है जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स या HYV सीड्स, तो वो थी पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है। ये 3 स्टेट्स मैं बोलूँगी, ये 3 स्टेट्स थी जिन्होंने अर्ली ग्रीन रेवोल्यूशन में ये जो HYV सीड्स थी इनको अडॉप्ट करना शुरू किया। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से ये फ़ायदा हुआ कि ईल्ड इंक्रीज़ हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द HYV सीड्स एंड इरीगेशन एंड ऑल दोज फैसिलिटीज़, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इसके डिसएडवांटेजेस भी थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल सीड्स में हमने ये देखने को मिला था कि ट्रेडिशनल सीड्स में इरीगेशन कम चाहिए होता था। बट जब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमारे पास आए तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ये प्रॉब्लम थी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को बहुत सारा पानी चाहिए होता था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सीड्स में ये चीज़ थी कि इरीगेशन कम चाहिए होता था, बट मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत सारा पानी चाहिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेडिशनल सीड्स में क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स में हम लोग काऊ डंग और नेचुरल मैन्योर यूज़ करते थे। बट जब से मॉडर्न फार्मिंग मेथड आए हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड में, तो ट्रेडिशनल मेथड में हम वुडन टूल और बुलक कार्ट वगैरह यूज़ करते थे। बट जब हमारा ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आया है तो फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड हमारे HYV सीड्स लेके आया, एक हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, हमारी ईल्ड इंक्रीज़ हो सकती है एक सिंगल प्लांट पे, बट बहुत सारा पानी भी चाहिए, साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करता है और कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहा है। ये एक इसका ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो। क्या ड्रॉबैक मैंने बताया कि एक तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजेज दी सॉइल फर्टिलिटी, एंड अलॉन्ग विद दिस इट डिप्लीट योर ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। पानी भी डिप्लीट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर टेबल, एंड ऑल्सो हम कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज का ओवर यूसेज कर रहे हैं, ओवर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आई। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट भी थे, बट ऑफकोर्स ये बात है कुछ पॉजिटिव चीज़ लेके आया है तो नेगेटिव पॉइंट भी लेके आएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें आया था इस चैप्टर में आपके राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, और क्योंकि राबी और खारिफ है तो हमने ज़ैद क्रॉप्स भी पहले पढ़ा है। आई होप 3 एग्रीकल्चर सीजन जिसको हमने प्रो लीप आई थिंक Day 7 या Day 6 समथिंग करके कुछ होगा, उसमें आप देख लीजिएगा, हमने ये तीनों ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे फ्रीली। यूट्यूब पे आपको पता है ये वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं भी मिले तो इसके बारे में आप मेरे से व्हाट्सएप पे लिंक मांग सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ दी व्हाट्सएप नंबर। बट हाँ, क्योंकि ये खारिफ राबी और ज़ैद सीज़न था जो हमने पढ़ा है तो वो आप उसमें आराम से कवर कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में आपको पूरा समझाया हुआ है। समझ आ गई बात। बट मेन चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन थी जो मैंने आपको बता दी है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। फिर इस चैप्टर में हमने बात की थी कैपिटल के रिगार्डिंग कि कैपिटल कहाँ से आता है, तो स्मॉल फार्मर्स का हमने देखा था। स्मॉल फार्मर्स बेसिकली बोरो करते हैं, किन से करते हैं, मनी लैंडर से करते हैं जो उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसको हम विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी भी बोल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लार्ज फार्मर्स की, मीडियम फार्मर्स की, तो उनके पास खुद की सेविंग्स होती हैं, सो दे डोंट हैव टू बोरो फ्रॉम मार्केट। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं और पैसे वाले हो जाते हैं और कैपिटल उनके पास एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम इस चैप्टर में देख सकते हैं जो आपके काम आएगी वो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको प्रोलीप में भी कर सकते थे, बट ठीक है, इसी में कवर कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, स्टेप्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर हम बात करें पहले स्टेप की कि क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि अपना एग्रीकल्चर हमारा इंप्रूव होए, तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल मेजर्स।
कि हम टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाके अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स करे जा सकते हैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में, मालवाड़ी सिस्टम, रोहतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स वगैरह किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब कि लोन वगैरह प्रोवाइड करना मिल जाए एग्रीकल्चर के लिए, जो अगर नहीं भी मिल रहे हो तो, ठीक है। फूड सिक्योरिटी सिस्टम लाया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम। और प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट प्राइजेस, MSP वगैरह होते हैं ना, प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट प्राइजेस। उसके अलावा कोऑपरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है। और इनपुट सब्सिडीज़ टू एग्रीकल्चर में इनपुट सब्सिडीज़ देना, इनपुट सब्सिडीज़ वगैरह दे देना। और क्या किया जा सकता है, लास्ट आप लिख सकते हो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, ठीक है। यानी कि हम एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूव कर दो, लैंड रिफॉर्म्स लाओ, क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंप्रूव करो, फूड सिक्योरिटी बढ़ाओ, मिनिमम और दैट प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट प्राइसेस लेके आ सकते हैं, कोऑपरेशन और कंसोलिडेशन कर सकते हैं अपने होल्डिंग्स का, इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर फार्मर्स को बेसिकली, और कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन लेके आना जो कहीं ना कहीं लोगों का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करता हो प्लानिंग पीरियड में, ठीक है। और हम इसमें एक टॉपिक और एक्स्ट्रा क्या ले सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स बेसिकली विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी सॉइल डिग्रेड हो रही है। आई होप अभी इस पूरे चैप्टर से आपको ये क्लियर तो हुआ होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज ओवर यूसेज ऑफ व्हाट, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। बिकॉज वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, तो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो रही है, ठीक है। सॉइल क्या हो रहा है, बेसिकली डिग्रेड हो रहे हैं। ओवर इरीगेशन करना, ओवर इरीगेशन भी एक रीज़न है, इसकी वजह से सॉइल की डिग्रेडेशन हो रही है। दैट कटिंग ऑफ ट्रीज़, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन, के पेड़ कट करना, एंड इवन जो भी हमारे लैंड है उसको हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, कन्वर्टिंग लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी एक रीज़न है। ऑल्सो सेटिंग फायर टू द रिमेनिंग क्रॉप्स, जो बाकी जो बच जाता है, आपने पढ़ा होगा ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह, तो उसमें आग लगा देना, है ना। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर, ओवर इरीगेशन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप्स should be initiate for more नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेजेस, कि विलेजेस के अंदर फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़े, ठीक है। क्या आपके अकॉर्डिंग क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि विलेजेस में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो या बढ़े, तो वो हो सकता है वोकेशनल एजुकेशनल सेंटर, ठीक है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज हो गई या वोकेशनल नॉलेज हो गई, जिससे कि वो लोग सेंटर वगैरह खोल लें, ठीक है, वो सर्विसेज भी आ जाए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई। और क्या किया जा सकता है कि किसी को स्टार्टअप वगैरह भी करना हो तो भाई लोन, सबसे बड़ा कैपिटल का दिक्कत हमने देखा पूरे चैप्टर में, तो लोन मिल जाए एक सस्ते रेट पे, लो इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। गवर्नमेंट अवेयरनेस बढ़ाए, स्किल कैंपेन प्रोग्राम्स लेके आए, अवेयरनेस बाय गवर्नमेंट, है ना। और क्या हो सकता है, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और जो भी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, रोड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को भी डेवलप किया जाए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मार्केट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं किसी भी विलेज में, कि वोकेशनल एजुकेशन लेके आ सकते हैं, लोन कम इंटरेस्ट पे दे सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अवेयरनेस फैला सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंप्रूव की जा सकती है, और इवन मार्केट भी डेवलप की जा सकती है। समझ आ रही है बात। तो साथ में ही हमें ये ध्यान रखना है कि ये सारे स्टेप्स ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना रूरल एरियाज़ में, जैसे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम देखने को मिलते हैं ना, मैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं,
डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, आई होप आप लोगों को पता होगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है, मान लो ये इतना सा लैंड है, यहाँ पे 3 लोग भी अगर काम करेंगे, ठीक है, तो चल जाएगा, 2 लोग भी काम करेंगे तो चल जाएगा। बट हो क्या रहा है, क्योंकि फैमिली में इतने मेंबर्स हैं कि सेम चीज़ 5 लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं, मतलब इतने वही सेम काम अगर 3 लोग काम कर रहे हैं तो भी उतना ही आउटपुट दे रहा है जो अननेसेसरी 7 लोग कर रहे हैं। समझ आ रही बात? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी प्रॉब्लम, जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है रूरल एरियाज़ में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करें, ठीक है। एक तरीके से एग्रीकल्चर पर जो बर्डन हो रहा है वो कम होएगा, है ना। और कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स अगर हम लेके आ रहे हैं लाइवलीहुड में कि भाई रूरल एरियाज़ में सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव सोर्स बढ़ रहा है, लोगों को लिक्विडेटिव सोर्स आ रहा है, मतलब एक अच्छा मौका मिल सकता है डाइवर्सिफाई करने का। समझ आ रही बात? ये तो थी हमारी एक चीज़। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का देखा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब वो देखा हमने कि हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया। अब अगर हम देखें कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट आए होंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, ठीक है। इंडिया को कहीं ना कहीं इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस में, इनटू फूड सरप्लस कंट्री, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड सरप्लस कंट्री, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, ठीक है। और इंडिया भी अब क्या करने लग गई, एक्सपोर्ट करने लग गई फूड ग्रेन्स, ठीक है, स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। और डेवलप्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया में डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। साथ में ही डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स एंड इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और इंक्रीज दी फार्मर्स इनकम। सिंपल सी बात है। तो हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई, फूड सरप्लस कंट्री हम बन गए, एक्सपोर्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इंडियाज़ में डेवलप होने लग गई, एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे भी डेवलप होना स्टार्ट हो गई, फार्मर्स की इनकम बढ़ने लग गई। बट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, सीधी सी बात है, सॉइल फर्टिलिटी लूज़ हो रही है, ठीक है, वाटर टेबल हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है, सीधी और साफ बात अगर हम देखें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने को मिल रहा है, ये एक रीज़न है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इनकम इक्वालिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि कई, आपको पता है कि जो सीड्स वगैरह हैं एक्सपेंसिव है ख़रीदना, तो जो पुअर फार्मर्स नहीं खरीद पा रहे वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में क्या हो रहे हैं, अभी भी पीछे रह रहे हैं और नहीं खरीद पा रहे, तो वो और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कम्पीट ही नहीं कर पा रहे जो रिच फार्मर्स के साथ है, ठीक है। तो ये भी एक इशू देखने को मिला है। आई होप आपको इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन समझ आया होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन समझ आ गया होगा, ठीक है। और भी जो चीज़ें हमने इसमें देखी है वो आपको समझ आ गई होंगी। इस चैप्टर में हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और 3 एग्रीकल्चरल सीजन्स हमने देखे। कुछ ऐसे टर्म्स जो मैंने नहीं कराए हैं, बट आई होप आप लोगों को पहले से पता हो, नहीं भी पता है तो एक बार मुझे बस व्हाट्सएप पे आप प्लीज़ बता दीजिएगा, फिर मैं एक अलग से इसमें प्रो लीप में ये सारे टर्म्स समझा दूँगी और डिटेल में कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर सीजन्स की तो खैर मैं बना चुकी वीडियो, वो आप देख सकते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पे इफ़ यू वांट मी टू मेक देन आई कैन मेक ऑन दैट, ठीक है। तो ये सारे कुछ की टर्म्स हमने इस चैप्टर में 2 से 3 देखे। किसी को भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, ठीक है। डेट ट्रैप हमने देखा, विशुअल साइकिल ऑफ प्रोस्पैरिटी पॉवर्टी देखा, वर्चुअल साइकिल ऑफ प्रोस्पैरिटी भी होता है इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ अगर नहीं आती तो हम लोग उसको वापस एक बार अलग से यूट्यूब पे अपलोड करके देख लेंगे प्रो लीप में, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, कुछ चीज़ें इसको समझ आई होंगी आपको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे होते हैं, एंड साथ में 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। हालांकि मैं बना दूंगी इस पर वीडियो इफ़ यू ऑल वांट, बट ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।